प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं जलालुद्दीन खान कलाम हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब तक हम व्यंजनों के प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण पढ़ रहे थे। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। पहला है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। कल हमने आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का 8 उपभेदों में विभाजन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे उत्क्षिप्त ढ वर्णों का प्रयोग एवं निषेध। यानी दो उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं, दो ढ और ढ। इन व्यंजनों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है और कहाँ पर नहीं किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं। पहला बिंदु है शब्द के आरंभ में इन वर्णों शब्द है ये। शब्द के आरंभ में, शब्द के शुरुआत में इन वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि ढ और ढ, इन जो उत्क्षिप्त वर्ण हैं, इनका प्रयोग शब्द के शुरुआत में नहीं किया जाता है। देखते हैं उदाहरण के लिए, जैसे डमरू, ढोलक, ढलान, डाकू, डाकिन आदि। इस प्रकार शब्द के शुरुआत में इन व्यंजनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा देखते हैं, शब्दों के मध्य या अंत में, शब्दों के बीच या अंत में इन वर्णों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सड़क। अब सड़क में आप देख रहे होंगे जो ड है बीच में आ रहा है और इसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है। अब नुक्ता लगने पर ये उत्क्षिप्त हो जाता है। पकड़ना शब्द है, झगड़ना है, रामगढ़ है, राजगढ़ है आदि ऐसे शब्द हैं जिनमें बीच या अंत में उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बताई जानकारी आपके समझ में आ रही होगी। अगला तीसरा बिंदु है उपसर्ग के तुरंत बाद इन वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी किसी शब्द के पहले उपसर्ग लगा हुआ है तो ऐसी स्थिति में उत्क्षिप्त ढ का प्रयोग नहीं किया जाएगा। देखते हैं, शब्द है जैसे निडर। ये बना है नी प्लस डर से, तो तुरंत पहले नी उपसर्ग है और डर मूल शब्द है, तो ड में उत्क्षिप्त ढ का प्रयोग नहीं किया गया। जैसे सुडोल है, सु प्लस डोल। तो ये उत्क्षिप्त ढ वर्णों के प्रयोग की और निषेध की स्थिति आपको समझाई जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं, इन्हीं को आगे बढ़ाते हुए अगला बिंदु है अंग्रेजी भाषा के शब्दों के साथ। कौन सी भाषा? अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा के शब्दों के साथ मध्य में यानी बीच में और अंत में इन वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे रोड। रोड शब्द है, आप लिखते हो ROAD, तो बहुत से विद्यार्थी रोड के नीचे नुक्ता लगा देते हैं, यानी उत्क्षिप्त ढ का प्रयोग कर देते हैं। वो सही नहीं है। जैसे बॉडी है, गार्ड है, रेडियो शब्द है, टेप रिकॉर्डर है, हेडमास्टर आदि। ध्यान रखें, अंग्रेजी भाषा के शब्दों के साथ मध्य में और अंत में उत्क्षिप्त ढ वर्णों का प्रयोग वर्जित है, यानी नहीं किया जाएगा। अगला बिंदु है अनुस्वार। अनुस्वार को आप समझ रहे होंगे, ऊपर इस प्रकार इसका प्रयोग किया जाएगा। अनुस्वार
या ण तथा हलंत वर्णों के पश्चात, हलंत का मतलब स्वर रहित व्यंजन के पश्चात भी इन शब्द है, इन वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे दंड शब्द है, घमंड है, गड्डी है, गड्ढा भी हो सकता है शब्द गड्ढा। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, अनुस्वार और ण तथा हलंत वर्णों के बाद इन उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य में मतलब शब्द के बीच में हलंत ड या ढ के साथ या डू ढू 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 के साथ भी उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे झाड़ू, इसके नीचे ये नहीं है नुक्ता, गलती से लगाया है। जैसे साड़ू आदि ऐसे शब्द हैं, इन शब्दों के साथ उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग वर्जित है। ये था उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग और निषेध, यानी किन किन स्थानों पर उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग किया जाएगा और किन किन स्थानों पर उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं व्यंजनों का बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था व्यंजनों का आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण। आपको ध्यान रखना है आपसे किस आधार पर प्रश्न पूछा जा रहा है। आपसे सीधा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है। विशेष रूप से पीटीटी बीएसटीसी में ज़्यादातर फैक्ट के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं और सतही जानकारी ज़्यादा पूछी जाती है। तो आप ध्यान रखें आप किस आधार पर पूछा जा रहा है और किस आधार पर कितने भागों में, और वो सब उनके नाम वो आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 2, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। देखते हैं बाह्य प्रयत्न। वर्णों के उच्चारण के अंत में होने वाला जो प्रयत्न है वही प्रयत्न क्या कहलाता है? बाह्य प्रयत्न कहलाता है। बाह्य प्रयत्न के भी 2 आधार हैं, यानी बाह्य प्रयत्न में भी 2 आधारों पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। पहला है स्वर यंत्रियों के आधार पर, कहीं कहीं आपको ये स्वर तंत्रियों के आधार पर भी लिखा हुआ मिलेगा, और दूसरा है प्राण तत्व या श्वास वायु के आधार पर। पुनः सुन लीजिए, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है, 2 आधारों से किया जाता है। पहला स्वर यंत्रियों या स्वर तंत्रियों के में कंपन के आधार पर, और दूसरा है प्राण तत्व या आपको श्वास वायु शब्द भी मिलेगा, तो दोनों एक ही बात है, श्वास वायु के आधार पर। अब हम पढ़ते हैं पहले स्वर यंत्रियों में कंपन के आधार पर, यानी हमारे गले में जो स्वर यंत्र है जहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है उसमें कंपन होने के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है या बांटा गया है। सबसे पहले आप स्वर यंत्री के बारे में जानकारी प्राप्त करें। स्वर यंत्री क्या होती है? स्वर यंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। श्वास नली के ऊपरी भाग में स्वर यंत्र नाम का एक अंग होता है। ध्यान दें, श्वास नली के जो ऊपरी भाग है वहाँ पर स्वर यंत्र या स्वर तंत्र नाम का एक क्या होता है? एक अंग होता है। ध्वनि उत्पादन का ये प्रमुख अंग है, यानी यहीं से जो ध्वनि है, जो आवाज़ है, जो वाणी है वो उत्पन्न होती है। फेफड़ों के द्वारा बाहर आने वाली वायु स्वर यंत्र से ही निकलती है, और स्वर यंत्र के बीच पतली झिल्ली के 2 लचीले मांसल कपाट होते हैं। ध्यान देना, पतली झिल्ली के 2 लचीले मांसल कपाट होते हैं। इन्हीं मांसल कपाटों को स्वर यंत्री कहते हैं या स्वर तंत्र कहते हैं।
अतः इस आधार पर व्यंजन ध्वनियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। देखते हैं आगे दो भाग कौन कौन से हैं। पहला है घोष, सघोष भी कह सकते हैं इसे, सघोष व्यंजन। घोष का अर्थ है नाद या गूंज। देखते हैं घोष सघोष व्यंजन, किन वर्णों को घोष या सघोष व्यंजन कहेंगे और किन को नहीं कहेंगे। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर यंत्रियाँ आपस में सिकुड़ जाती हैं, यानी जब इन वर्णों का उच्चारण किया जाएगा तो हमारी जो स्वर यंत्रियाँ हैं, अभी स्वर यंत्री के बारे में मैंने आपको बताया है कि वो आपस में क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। और सिकुड़ने से वायु, जो हमारी श्वास वायु है, धक्का मारते हुए बाहर निकल जाती है, जिसके कारण स्वर यंत्रियों में क्या उत्पन्न होगा, कंपन उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, कंपन। मैंने अभी बताया था घोष या सघोष शब्द का अर्थ है कंपन या नाद या गूंज, तो कंपन उत्पन्न होगा। अब कंपन उत्पन्न होगा तो इसी आधार पर उन व्यंजनों को घोष या सघोष व्यंजन कहते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से वर्ण इसमें आते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। आपको पता है कि 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं, 5। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, इसलिए प्रथम अक्षर के नाम के आधार पर इनको वर्ग बना दिया। यानी के की जो पंक्ति है उसके 5 वर्ण हैं, उसको क वर्ग के नाम से जाना जाता है। च की जो पंक्ति है उसमें 5 वर्ण हैं, उनको च वर्ग के नाम से जाना जाता है। ट की जो पंक्ति है उसमें 5 वर्णों के आधार पर इसको ट वर्ग के नाम से जाना जाएगा। इसी प्रकार त वर्ग और इसी प्रकार प वर्ग। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इन प्रत्येक वर्ग में कितने कितने वर्ण होते हैं, 5-5। उदाहरण के लिए जैसे क वर्ग है, क, ख, ग, घ, ङ। अब इसमें क पहले नंबर का, ख 2 नंबर पर आएगा, ग 3 पर आएगा, घ 4 पर आएगा और न 5 पर। तो मेरे द्वारा आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि प्रत्येक वर्ग का कौन से नंबर वाला, 3, 4 और 5, यानी 3, 4 और 5वें नंबर का जो वर्ण है वो किस में आएंगे, घोष या सघोष व्यंजन कहलाएंगे। उसके आगे ह, जो ह वर्ण है उस व्यंजनों में ये शामिल है, ये भी घोष या सघोष में आएगा। अंतस्थ, अंतस्थ जो वर्ण हैं य, र, ल, व, ये भी घोष या सघोष कहलाते हैं। इस प्रकार ये जो सभी स्वर हैं जो घोष या सघोष में शामिल किए जाते हैं, कई बार इनकी संख्या भी आपसे पूछ ली जाती है, तो आपको साथ में ये भी याद रखना है घोष या सघोष व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 31 होती है। आप देख सकते हो 5 वर्ग है, एक वर्ग से 3 आ रहे हैं और ह वर्ण 15 वर्गों से हो गए और ह एक जोड़ देंगे 15 और 1 16, अंतस्थ 4, 20 और सभी स्वर। आपको पता है स्वरों की संख्या कितनी है, 11। तो 20 और 11 31। इस प्रकार आपको याद रखना है घोष या सघोष व्यंजन वर्ण हैं जो वो अगर स्वरों को जोड़ देंगे साथ में तो कितने हो जाएंगे, 31। नेक्स्ट देखते हैं इसका दूसरा भाग, अघोष। नाम से स्पष्ट है, अभी हमने पढ़ा घोष शब्द का अर्थ है नाद या गूंज या कंपन। अघोष व्यंजन वो व्यंजन होंगे जिनके उच्चारण में स्वर यंत्रियाँ आपस में सिकुड़ती नहीं हैं। ध्यान रखना, घोष या सघोष व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर यंत्रियाँ आपस में सिकुड़ रही थी,
और अघोष व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र या सिकुड़ती नहीं है और जो श्वास वायु है आसानी से बाहर निकल जाती है, जिसके कारण कोई कंपन उत्पन्न नहीं होता। इसी आधार पर ये व्यंजन अघोष व्यंजन कहलाते हैं। जैसे अब देखते हैं कौन कौन से वर्ण इसमें आएंगे। प्रत्येक वर्ग का, अब ध्यान रखना वहाँ 3, 4, 5 नंबर के वर्ण शामिल थे, तो यहाँ हो जाएगा पहले और दूसरे नंबर का वर्ण। 5 वर्ग हैं, एक वर्ग से 2 आ रहे हैं, तो वर्गों से 10 वर्ण तो अघोष में आ गए। स 3 ये हो गए, टोटल कितने हो गए? 13। आपको ऐसे भी याद रखना है कि हमारे जो हिंदी वर्णमाला है उसमें वर्णों की संख्या स्वर और व्यंजनों को जोड़कर 11 स्वर और 33 व्यंजन कितने हो गए? 44 हो गए, यानी 44 होते हैं। तो वहाँ 31 थे, तो बाकी 13 जो वर्ण है वो किस में आ जाएंगे? अघोष व्यंजन में आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप ये सब समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं प्राण तत्व या श्वास वायु के आधार पर। अभी हमने पढ़ा था किसके आधार पर? अभी हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है बाह्य प्रयत्न में कंपन के आधार पर। किसके आधार पर? कंपन के आधार पर। अब पढ़ रहे हैं प्राण तत्व या श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इस आधार पर 2 उपभेदों में बांटा गया है। पहला है अल्प प्राण। अल्प प्राण में देखते हैं कौन कौन से वर्ण आते हैं। वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में एक मात्रा कम समय लगे। यहाँ एक शब्द है एक मात्रा, या जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, इसे एक मात्रिक समय या कम समय कहते हैं। और श्वास वायु बाहर निकलती है, मतलब बहुत कम समय लगता है, इसलिए इनको अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन सा आता है देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण अल्प प्राण होंगे, यानी प्रत्येक वर्ग का पहले नंबर वाला, तीसरे नंबर और 5वें नंबर का जो वर्ण है वो किस में होगा? अल्प प्राण वर्णों में शामिल होगा। और देखते हैं अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व भी अल्प प्राण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए संख्या में? 4। और सभी स्वर आपको पता है स्वरों की संख्या कितनी है हिंदी में? 11। तो इस प्रकार सभी स्वर भी अल्पप्राण होंगे। अतः कुल अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30। ध्यान रखना घोष या सघोष वर्णों की संख्या थी 31 और अघोष की थी 13। अब हम पढ़ रहे हैं श्वास वायु या प्राण तत्व के आधार पर। यहाँ पर जब अल्पप्राण वर्णों की संख्या पढ़ेंगे तो प्रत्येक वर्ग के 1, 3 और 5, यानी 5 वर्ग है, एक वर्ग में से 3 आ रहे हैं, 5 इस हिसाब से 15 हो गए वर्गों से, और 4 हो गए अंतस्थ और 11 हो गए स्वर। इनको आप जोड़ कर देखेंगे तो ये सब कितने हो जाएंगे? 30। आगे देखते हैं। इसका दूसरा उपभेद है महाप्राण। नाम से स्पष्ट है कि अल्प प्राण वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, और महाप्राण वर्णों के उच्चारण में दोगुना समय लगता है। पहले परिभाषा देखते हैं। वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास मात्रा अल्प प्राण व्यंजनों की अपेक्षा या तुलना में 2 गुनी बाहर निकलती है, 2 गुनी, महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का, अभी आपने देखा अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण था, तो शेष रह गए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होंगे। अंत्यस्थ व्यंजन अल्प प्राण में शामिल हैं, तो ऊष्म व्यंजन कहाँ शामिल होंगे? महाप्राण में। और ऊष्म व्यंजन
ऊष्म हो जाएंगे कितने संख्या में 4। तो ये संख्या में कुल कितने हो जाएंगे 14, क्योंकि वर्गों से प्रत्येक वर्ग से 2 वर्ण महाप्राण में शामिल है, तो उस हिसाब से 10 इसमें हो गए और 4 हो गए ऊष्म। तो टोटल संख्या कितनी हो गई इनकी 14 हो गई। आपको संख्या भी ध्यान रखनी है, कई बार सीधा सीधा आपसे संख्या पूछी जा सकती है। अब हम देखते हैं सभी वर्णों का उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। सभी वर्णों का उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। वैसे स्वर पढ़ाते समय मैंने स्वरों का अलग से आपको उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा दिया है, लेकिन यहाँ पर सभी को एक साथ पुनः पढ़ लेते हैं, जिससे ये आपको जो तालिका है याद हो जाएगी और यहाँ से बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाए। देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। सबसे पहला लिखा हुआ है वर्ण, उसके बाद उसका उच्चारण स्थान और उसे क्या कहा जाता है, संज्ञा यानी क्या नाम दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं अ, आ, क वर्ग, ह और विसर्ग, यानी ये जो वर्ण होंगे अ, आ, क वर्ग से आप समझ लेंगे के की जो पंक्ति है उसके 5 वर्ण, उसके बाद ह और उसके बाद जो विसर्ग है, ये सभी इनका उच्चारण स्थान क्या माना गया है कंठ। क्या माना गया है कंठ। और इसी के आधार पर इनको क्या कहा जाएगा कंठीय वर्ण कहा जाएगा। आगे देखते हैं ई च वर्ग ये से, इस से पहले ये और है ई च वर्ग ये से, यानी ई च की पंक्ति के 5 वर्ण य और शंकर वाला स, ये सब इनका उच्चारण स्थान माना गया है कहाँ से तालु से, और इसी के आधार पर इनको तालव्य कहा जाता है। ये आपको अच्छे से याद करना है, बार बार इनको आप पढ़ोगे तो आपके मस्तिष्क में ये स्थायी रूप से याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं री, जिसे ऋषि बोला जाता है, री ट वर्ग, ट की पंक्ति के 5 वर्ण र और श, र और श, इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा और इसी के आधार पर इनको क्या कहा जाएगा मूर्धन्य वर्ण कहा जाएगा। आगे देखते हैं त वर्ग ल और श, त वर्ग की पंक्ति के 5 वर्ण ल और श, इनका उच्चारण स्थान है दंत और इसी आधार पर इनको क्या कहा जाता है दंत्य कहा जाता है। आगे देखते हैं उ पा वर्ग, इनका उच्चारण स्थान माना गया है ओष्ठ, इसी आधार पर इनको कहा जाता है ओष्ठ्य। आगे है न, गे, ण, न और मैं, ये पंचम वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग के 5वें नंबर के ये वर्ण है, इसलिए इनको पंचम वर्ण कहा जाता है और इनका उच्चारण स्थान माना गया है नासिका, यानी नाक का उपयोग भी इनके उच्चारण में किया जाता है, इसलिए इनको नासिक्य व्यंजन वर्ण कहा जाता है। आगे देखते हैं अ ऐ, आपको पता है कि ये 2 वर्णों के योग, 2 स्वरों के योग से बने हैं ये स्वर, एक तो कंठ और एक तालु। अब 2 स्थानों से इनकी उत्पत्ति हुई है 2 वर्णों के योग से, तो इनका जो उच्चारण स्थान है वो भी 2 स्थानों को जोड़कर माना गया है कंठ तालु और इसी आधार पर इनको कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है। आगे है ओ औ, इनका जो निर्माण है वो भी 2 स्वरों के योग से हुआ है और इसीलिए इनको कंठोष्ठ कहते हैं और कंठोष्ठ के आधार पर ही इनका नामकरण कंठोष्ठीय वर्ण है। आगे है व वर्ण, व वर्ण का उच्चारण स्थान भी 2 स्थानों से माना गया है दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ, इसीलिए व को दंतोष्ठीय वर्ण भी कहा जाता है। आशा करता हूँ आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं विशेष में आपको क्या याद रखना है।
ह का उच्चारण कंठ के नीचे जो ह वर्ण है, अभी हमने इसका जब उच्चारण स्थान पढ़ा तो ये कंठ से इसका उच्चारण स्थान माना गया है, लेकिन इसके बारे में विशेष जानकारी यह है कि ह का उच्चारण कंठ के नीचे काकल से होता है। कंठ के नीचे एक स्थान है, उसका नाम काकल या काकल्य इसे कहते हैं, वहाँ से भी होता है, अतः इसे काकल्य ध्वनि भी कहा जाता है। मोस्ट है, याद रखना आपको। ह का उच्चारण स्थान कंठ तो है ही, उसके नीचे इसका उच्चारण स्थान विद्वान काकल से भी मानते हैं, तो इस आधार पर इसको काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। न, ल तथा स का उच्चारण स्थान वर्तस्य यानी मसूड़ा भी होता है। न, ल और स इनके अपने अपने उच्चारण स्थान तो है, लेकिन विशेष भी माने गए हैं। वर्तस्य माना गया, वर्तस्य कहा जाता है मसूड़े को, तो इसी आधार पर इन्हें वर्तस्य व्यंजन भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अनुस्वार, आपको पता है शब्द के ऊपर इस प्रकार अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार। तो ये जो अनुस्वार है इसका उच्चारण स्थान भी क्या माना गया है? नासिका माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब तक जो पढ़ा है उनमें से आपको कहाँ से संभावनाएं हैं प्रश्न पूछने की, थोड़े से क्या फैक्ट बन रहे हैं वो देखते हैं। हिंदी में कुल जो स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है? 11। आपको इनको विस्तार से समझा दिया गया है। कुल व्यंजनों की संख्या जब आपसे पूछी जाए तो हिंदी में व्यंजन कितने मान गए? 33। क से और है तक, यानी क से और है तक के जो वर्ण हैं सभी वो किस में शामिल हैं? हिंदी व्यंजन में। तो इस प्रकार हिंदी में स्वर और व्यंजनों को यदि जोड़ दिया जाए कितने हो जाते हैं? 44। अब आपसे पूछा जा सकता है कुल स्वर और व्यंजनों की संख्या, तो आपको स्वर और व्यंजन दोनों का योग करके बताना है, तो कितने हो जाएंगे? 44। आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजनों की संख्या। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन है। ये जो 6 व्यंजन है इसका निर्माण हुआ है क प्लस से। अब इसमें इस स्थिति में स में अस्वर जुड़ा हुआ है। अगला है त्र, इसका निर्माण हुआ है हलंत, इसका निर्माण हुआ है त्र का हलंत त प्लस रस है। अगला है गे, इंगे बोलते हैं, इसका निर्माण हुआ है ज प्लस और इंगे, जे की पंक्ति है उसका पंचम वर्ण। और श्रेव है, इसका निर्माण हुआ है स प्लस रे के योग से। इस प्रकार ये संयुक्त व्यंजन है, इनकी संख्या कुल कितनी है? 4, और ये इनका योग है, ये भी आपको विशेष रूप से याद रखना है। आप अपनी कॉपी में इन शब्दों की जो उत्पत्ति है उसको लिख लेना, याद कर लेना अच्छे ढंग से। उत्पत्ति भी पूछी जा सकती है आपसे। उत्क्षिप्त व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है? 2। अभी आज के वीडियो में शुरुआत में इनका प्रयोग और निषेध पढ़ा था, इनकी संख्या हो गई 2। अयोग वहा वर्ण, अयोग वहा जो ध्वनियाँ हैं, जो वर्ण हैं वो इस प्रकार से हैं, इनकी संख्या 2 है। आपको पता है इसका तो बनता है अनुस्वार और इसका बनता है विसर्ग रूप, इनकी संख्या 2 है। इस प्रकार आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि देवनागरी हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तब आपको जो उत्तर होगा वो होगा 52। यानी आप इन सभी को जोड़ देते हैं, कुल स्वर 11, कुल व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4,
उच्छिष्ट व्यंजन 2, अयोगवाह ध्वनि 2। इस आधार पर कुल कितने व्यंजन होंगे हिंदी वर्णमाला में? 52 होंगे। तो आपको जब इस प्रकार पूछा जाए देवनागरी हिंदी वर्णमाला में कुल शब्द जब आपको मिले तब आपको जवाब देना है 52। और ये 52 होते कैसे हैं ये सब मैंने आपको समझा दिया है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। आज के वीडियो में इतना ही। और एक आपसे निवेदन कि आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ प्रत्येक टॉपिक पूरा होने के बाद आपका MCQ के माध्यम से टेस्ट कराया जाएगा। उस टेस्ट में आप सभी भाग लें और अपनी जो तैयारी है उसको जांचें, परखें और कहाँ कमी रह रही है उसमें सुधार करने की कोशिश करें। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।